Hello guys, good morning. So in the last lecture we were discussing about the application of हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। तो जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोग हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है उसके एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे, उसके अनुप्रयोग पढ़ रहे थे और हमने 3 अनुप्रयोग कर लिए थे। आज 4th नंबर का जो उसका अनुप्रयोग है एप्लीकेशन, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है उससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। जो 4th एप्लीकेशन है वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। 4th एप्लीकेशन है ये, चौथे नंबर का। अब देखो ये एप्लीकेशन क्या है, इससे क्या करते हैं हम लोग, जो वर्णक्रम की रेखाएं हैं, वर्णक्रम रेखाओं का विस्तार, वर्णक्रम रेखाओं का विस्तार, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्सपेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ठीक है, मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसके बारे में लिखवा दूंगा। ठीक है, तो पहले सुन लो क्या है ये। देखो, हमने ये बात की थी कि कोई भी अगर जैसे एक एटम है, एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं। तो मान लो एक ऊर्जा स्तर है ये, एक कोई दूसरा ऊर्जा स्तर है ये, एक एनर्जी लेवल ये है, एक एनर्जी लेवल ये है। मान लो ये एनर्जी लेवल है ई लोअर, एल फॉर लोअर मतलब निम्न ऊर्जा स्तर है, ये हायर ऊर्जा स्तर है, ये एच लिख देता हूँ, ई एच। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, मतलब कि जो आप बात करोगे कि ई एच जो है देट इज ग्रेटर देन ई एल। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये उच्च ऊर्जा स्तर, ये निम्न ऊर्जा स्तर, दिस इज हायर एनर्जी लेवल, दिस इज लोअर एनर्जी लेवल। अब हम लोगों ने एक बात की थी जब फोटोन के बारे में शुरू में बात कर रहे थे तब, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर है लोअर एनर्जी लेवल में, निम्न ऊर्जा स्तर में, तो अगर इसको जैसे एनर्जी मिलती है ये ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जाता है और ऊपर वाले एनर्जी लेवल में बहुत कम टाइम के लिए रहता है। तो वो एक फिक्स पता नहीं होता कि कितने टाइम के लिए रहता है। ये करीब करीब 10⁻⁸ सेकेंड के लिए उसके जो एनर्जी लेवल है ऊपर वाला उसमें सस्टेन करता है। तो करीब करीब यहाँ पर ये रहेगा कितने टाइम के लिए, 10⁻⁸ सेकेंड। ये फिक्स नहीं है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हर इलेक्ट्रॉन इतने टाइम के लिए रहे, लेकिन ये एक पर्टिकुलर रेंज है एक तरीके से कि इस रेंज में, इतने टाइम की रेंज में वो रहता है। मतलब डेल्टा टी जिसको बोलते हैं ना, टाइम का जो रेंज है वो कितना है, 10⁻⁸ सेकेंड के लिए वो वहां पर रहता है। ये रेंज है, इसमें कम ज़्यादा चलता रहता है थोड़ा बहुत। इसके बाद में ये क्या करता है, वापस से आ जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया और वापस से आ जाता है तो वापस नीचे वाले ऊर्जा स्तर में आता है, नीचे वाले एनर्जी लेवल में आता है, तो क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, एनर्जी एमिट करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। और जब ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो वो ऊर्जा जैसे फोटोन के रूप में निकाल देगा, तो लाइट निकलेगी। अब वो जो लाइट निकलेगी उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी। अब वो आवृत्ति क्या होगी, उसकी आवृत्ति क्या होगी, ये पता करना है। तो हम लोग जब क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करते थे, चिरसम्मत यांत्रिकी में, तब तो हम लोग ये बोल देते थे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से एनर्जी लेके गया और ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चला गया। अब ऊपर वाले से जैसे नीचे वाले में आएगा तो जितना इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप है, एनर्जी के बीच में जितना अंतर है, वो मान लो अगर E मान लूँ तो E के बराबर h न्यू ऊर्जा अगर लिख दूँ, तो यहाँ से जो फोटोन निकलेगा उस फोटोन की आवृत्ति क्या होगी, इस न्यू के बराबर होगी। मतलब ये आवृत्ति आप ऐसे निकाल सकते हो कि जो फोटोन निकला उसकी एनर्जी मेजर कर लो और ये आवृत्ति अपने पास में जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो फिक्स न्यू के बराबर हो जाएगी। ऐसे आएगा क्लासिकल मैकेनिक्स चिरसम्मत यांत्रिकी के हिसाब से। बट एक्चुअल में देखा गया कि ये फिक्स नहीं है कि यही फ्रीक्वेंसी निकले, कभी फ्रीक्वेंसी अलग निकल रही है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, कभी थोड़ा सा कम, कभी थोड़ा सा ज़्यादा, कभी थोड़ा कम, कभी थोड़ा ज़्यादा। मतलब फिक्स आप बता नहीं सकते कि इतनी फ्रीक्वेंसी निकलेगी, थोड़ा सा रेंज में बताना पड़ता है कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक निकलती है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर क्योंकि अपने को टाइम फिक्स पता नहीं है ना, कि टाइम 10⁻⁸ जो 10⁻⁸ सेकेंड का टाइम बताया है, तो टाइम में एक्चुअल में हमारे पास में क्या है, अनिश्चितता है। अब टाइम में अनिश्चितता है, समय में अनसर्टेनिटी है, तो हमारे को एनर्जी में भी अनसर्टेनिटी आएगा। आप फिक्स एनर्जी नहीं बता सकते, और फिक्स एनर्जी नहीं बता सकते तो फ्रीक्वेंसी भी आप फिक्स नहीं बता सकते। मतलब फ्रीक्वेंसी या जो आवृत्ति है उसका एक रेंज होगा,
एक विस्तार बनेगा, एक बैंड बनेगा एक तरीके से। फिक्स नहीं बता सकते, कुछ भी उस रेंज के अंदर हो सकता है। आई बात समझ? तो जैसे समय में अनिश्चितता कितनी है, 10⁸ सेकेंड ये है। एक बार मैं पहले इसका थोड़ा सा पार्ट बता देता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर लिखवा दूंगा, या पहले लिख लो, चलो आप इसके अंदर लिखो। जब इलेक्ट्रॉन किसी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित होता है, इंग्लिश वालों के लिए लिखवाऊंगा अभी, उत्तेजित होता है, तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में लगभग 10⁻8 सेकेंड के लिए रुकता है। उसके पश्चात वह पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तथा फोटोन उत्सर्जित करता है। When electron excites from lower energy level to upper energy level, it stays in that upper energy level for almost 10⁻8 सेकेंड, and then it comes back to its original energy level, by emitting photon, ठीक है। अब देखो ये डेल्टा टी का वैल्यू 10⁻8 सेकेंड के लिए, ये टाइम का अपने को पता नहीं ना, इसका अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। तो मैं इसको बोल देता हूं कि समय में अनिश्चितता, समय में क्या है, अनिश्चितता है। ये समय में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन टाइम, ठीक है, ये आ गई। अब हमारे को पता कि टाइम और एनर्जी में अनिश्चितता का एक सूत्र लिखाया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, वो क्या था, वो फॉर्मूला ये था अपने पास में कि डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h/2, ये होता है अनिश्चितता के सिद्धांत से, बाय द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये था। अब देखो डेल्टा टी मुझे पता है, तो मैं एनर्जी में अनिश्चितता निकाल सकता हूँ, 2 डेल्टा टी, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर में 1 पुट कर दूँ, सिंस वी नो दैट, चूंकि हम लोग ये तो जानते हैं अनिश्चितता के सिद्धांत से, ये आ गया। अब देखो भैया, डेल्टा टी का वैल्यू मुझे पता, तो डेल्टा टी का मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मुझे एनर्जी में अनिश्चितता मिल जाएगा। लेकिन मैं एनर्जी में अनिश्चितता नहीं निकाल रहा, मैं फ्रीक्वेंसी में अनिश्चितता निकाल रहा हूँ। किसमें, आवृत्ति में। अगर केवल एनर्जी में अनिश्चितता, एनर्जी में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना, तो आप एनर्जी में अनिश्चितता का मतलब ये हो गया कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी एनर्जी कितनी हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो वो जो फोटोन निकलेगा, वो फोटोन एमिट होगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, तो वह फिक्स बता नहीं सकते कि इतनी एनर्जी होगी, क्योंकि टाइम ही फिक्स नहीं है। तो टाइम में अनसर्टेनिटी है, तो एनर्जी में भी अनसर्टेनिटी आएगा। मतलब एनर्जी आप फिक्स बता नहीं सकते कि इतनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा। आप ये बता सकते हो कि इस रेंज की एनर्जी का फोटोन निकलेगा, मतलब वो रेंज मिलेगा अपने को, ठीक है। तो डेल्टा ई मिल गया, तो एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एनर्जी आ जाएगा। लेकिन मुझे निकालना फ्रीक्वेंसी, मतलब जो आवृत्ति है उसमें अनिश्चितता की कहाँ से कहाँ तक की आवृत्ति हो सकती है। तो देखो अपने को एक चीज़ पता है, सिंस E इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू होता है, ये तो पता है फोटोन की एनर्जी।
मैं इसमें भी अनिश्चितता मान लो, इसमें भी अनिश्चितता, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा ई, एच तो कांस्टेंट है, एच को ऐसे इसको लिख दिया डेल्टा न्यू। ठीक है, मतलब इसमें अनिश्चितता होगी तो इसमें भी अनसर्टेनिटी, इसमें अनसर्टेनिटी, इसमें भी। अब देखो यहाँ से मेरे को डेल्टा न्यू निकालना है, तो डेल्टा ई का वैल्यू मैं यहाँ से लिख देता हूँ, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 देखो क्या आ रहा है, 1 and 2 से क्या आ रहा है, ये आ गया एच डेल्टा न्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट टू डेल्टा टी। तो डेल्टा न्यू इक्वल्स टू ग्रेटर देन एच कट बाई 2, ये आ गया अपने पास में एच डेल्टा टी, ये आ गया। अरे फ्रीक्वेंसी में जो अनिश्चितता होगी, अनसर्टेनिटी होगी, वो इतनी तो होगी या फिर इससे ज़्यादा होगी। इस साइन का मतलब समझते हो ना, कि या तो इतनी होगी या फिर इससे ज़्यादा होगी। क्लियर है? अब इसका वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। देखो एक तो एच कट क्या होता है, एच कट एच बाई क्या होता है, 2 पाई तो होता है, अरे ये होता है, पहले हमने पढ़ा है। तो एच यहाँ पर पुट कर दो, तो डेल्टा न्यू जो होगा, डेल्टा न्यू में अगर मैं बात करूँ एच कट का वैल्यू रखूँ तो एच अपॉन 2 पाई, ये 2h डेल्टा टी पहले से लिखा हुआ, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपने पास में जो बचा वो आया डेल्टा न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया 1 बाई ये 4 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू डेल्टा टी कितना था, 10⁻8 सेकेंड, तो ये हो गया 10⁻8 सेकेंड। यह है डेल्टा न्यू। ये देखो, ये अगर मैं बात करूँ 10⁸ ऊपर जाएगा तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 10⁸ ऊपर जाएगा तो 100 इंटू 10⁶, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अरे 10⁻2 तो ये हो गया, 6 8 हो गया ना, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में 8 हो जाएगा, नीचे हो गया ये 4 चौक 16, 4 1 5, 4 3 12, ये आ गया, ये 12.56 हो गया, ये आ गया। अगर ये 10⁶ तो क्या है, मेगा होता है ना, और तो ये अगर मैं बात करूँ तो ये करीब करीब आ जाएगा। अगर मैं डिवाइड करूँ तो 12 से, तो 12 से ये होगा करीब करीब 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैं इसको ऑलमोस्ट ऐसे लिख लेता हूँ, अगर मैं बात करूँ ये ऐसे हो जाएगा 8 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, या पर सेकेंड भी बोल सकता हूँ या हर्ट्ज भी बोल सकता हूँ। तो ये जो आया मेरे पास में आवृत्ति में जो अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी आया, 8 10⁶ को बोलते हैं मेगा, कैपिटल एम से लिखते हैं, मेगा हर्ट्ज हो गया ये। ठीक है, तो अगर टाइम में जो अनिश्चितता है, समय में जो अनसर्टेनिटी है वो 10⁸ सेकेंड है, तो अगर अपने पास में एनर्जी में अनसर्टेनिटी तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, मैं निकाला नहीं एनर्जी में, तो मेरे को फ्रीक्वेंसी में चाहिए था। मतलब आप ये नहीं बता सकते कि जब ऊपर वाले एनर्जी लेवल से नीचे वाले एनर्जी लेवल में आएगा, जब इलेक्ट्रॉन, तो जो फोटोन एमिट होगा, उत्सर्जित फोटोन होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आप फिक्स नहीं बता सकते। आप रेंज बता सकते हो कि इस रेंज में आएगा वो, उसमें जो अनिश्चितता होगी, अनसर्टेनिटी आएगा, वो 8 मेगाहर्ट्ज के आसपास आएगा। आई बात समझ में? जैसे मैं इसका, तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या, आवृत्ति में अनिश्चितता, अतः अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति में अनिश्चितता, मतलब कोई निश्चित फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, अनिश्चितता, सर्टेन वैल्यू नहीं मिल रहा, अनसर्टेनिटी है। ये कितना आ गया, 8 मेगाहर्ट्ज का आ गया करीब करीब। तो अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी, अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी, ये आ गया। तो एक ये बैंड मिल गया, मतलब एक रेंज मिल गया, बैंड या रेंज मतलब एक विस्तार हो गया, एक्सपांसन हो गया। अगर मैं इसको ऐसे बात करूँ तो ऐसे, जैसे मान लो कि कोई भी स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, जैसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो कोई भी यहाँ से उठा लो आप, मैं यहाँ से कोई भी एक, जैसे ये ले लिया मैं। अगर इसकी बात करूँ तो देखो ये अलग अलग कलर है, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी को बताता है। तो जैसे उसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी कि ये फ्रीक्वेंसी है, अनिश्चितता की वजह से आपको ये मिलेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कहीं पे भी हो सकती है। तो जैसे मान लो कि हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक का मिल जाए, मतलब आपको एक रेंज मिलेगा। क्या मिलेगा आपको?
एक रेंज मिलेगा, मान लो फ्रीक्वेंसी का एक रेंज मिल गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा। हमने पहले भी बात की थी कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम तो यही कलर्स को अलग अलग इस तरीके से शो करते हैं, ये स्पेक्ट्रम ही है सारे। अगर ये बात करूँ, ये स्पेक्ट्रम है, ये कलर्स का अलग अलग फ्रीक्वेंसी को एक साथ शो करते हैं, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्पेक्ट्रम का एक्सपांशन हो गया, मतलब फिक्स नहीं मिल रहा है, एक रेंज मिल रहा है, विस्तार हो गया वर्णक्रम का। वर्णक्रम मतलब ये रंग बोल लो आप इसको, या ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का। ठीक है, तो एक ये नया एप्लीकेशन और है। तो इससे ये पता चलता है कि जब एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जब वापस से इलेक्ट्रॉन आता है, तो हम जो बोलते थे कि एक फिक्स एनर्जी का फोटोन मिलेगा, वो फिक्स एनर्जी आप बता नहीं सकते कितनी होगी, या फिक्स फ्रीक्वेंसी बता नहीं सकते, आप एक रेंज ही बता सकते हो। क्योंकि फिक्स नहीं बता सकते, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है, वहाँ पे क्या होता है, अनिश्चितता होती है। आई बात समझ। तो इस तरीके की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में हमने ये काफ़ी सारी चीज़ें कर ली है। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं भैया। न्यूमेरिकल का पैटर्न समझ में आना चाहिए कि न्यूमेरिकल किस तरीके से होगा या कैसे उसको करना है। वैल्यू निकालना न्यूमेरिकल का पॉइंट नहीं होता, न्यूमेरिकल पैटर्न समझ में आना चाहिए किस तरीके से करते हैं। जैसे मान लो कि कोई न्यूमेरिकल बताता हूँ मैं, एक कोई भी वैल्यू उठा सकते हो। मान लो कि कोई न्यूमेरिकल हम उठाते हैं, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है और उसका कोई मास दे दिया, मान लो इलेक्ट्रॉन बोल दिया कि मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी गिवन है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, पोजीशन में अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता मान लो गिवन है कितनी, पोजीशन में अनसर्टेनिटी गिवन है आपके पास में 0.1 नैनोमीटर, ये इतनी अनिश्चितता गिवन है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता 0.1 नैनोमीटर है, तो उसके वेग में अनिश्चितता बताइए, वेग में अनिश्चितता बताइए। मतलब वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी पूछा है, तो व्हाट विल बी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ uncertainty in position is कितना 0.1 नैनोमीटर। ये आई बात समझ, ये गिवन है। मतलब स्थिति में अनिश्चितता गिवन है, वेग में अनिश्चितता पूछ लिया, वेलोसिटी में। अब वेलोसिटी के लिए तो हमने अनिश्चितता अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल पढ़ा है नहीं, वेलोसिटी के लिए तो नहीं पढ़ा, लेकिन किसी और चीज के लिए पढ़ा है जो पोजीशन स्थिति के साथ में आता है। तो स्थिति वाले के साथ के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने अनिश्चितता का, क्या, तो सबसे पहले तो वो फॉर्मूला याद करना है। तो एक फॉर्मूला था डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स, ये पढ़ा था। मतलब ये स्थिति में था, पोजीशन में था, और मोमेंटम संवेग में था। अब यहाँ पे संवेग नहीं पूछा, वेग पूछा है, तो मैं एक बार पहले संवेग निकाल लेता हूँ। देखो डेल्टा पी एक्स अगर कैलकुलेट करूँ तो मेरे को h/2 डेल्टा एक्स, एक इक्वेशन नंबर ये है। दिया क्या है, स्थिति में अनिश्चितता दिया है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिया है 0.1 नैनोमीटर। तो मतलब डेल्टा एक्स दिया है अपने को, डेल्टा एक्स कितना है 0.1 नैनोमीटर गिवन है अपने को। ये नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, ये होता है। चलो ये वैल्यू मैं पुट कर दूँ तो डेल्टा पी एक्स मिल सकता है मुझे, लेकिन मुझे तो डेल्टा पी एक्स नहीं चाहिए, मुझे तो वेग में अनिश्चितता चाहिए। तो आप एक चीज़ सोचो, संवेग मोमेंटम क्या होता है, m × v होता है ना। अगर मेरे को p में, अगर मैं इसको भी, इसमें भी अनिश्चितता डेल्टा p कर दूं और इधर कर दूं डेल्टा v, ऐसे लिख सकता हूँ। v वेग है यहाँ पे, वेलोसिटी। अब अगर मुझे डेल्टा p मिल जाता है तो मैं डेल्टा v निकाल सकता हूँ ना। डेल्टा v तो है वेग में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो डेल्टा p का वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूँ, मतलब इसको x लिख लो, तो आप डेल्टा x को ये फ्रॉम 1 and 2। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भैया, वो डिफिकल्ट काम नहीं है। पहले तो ये देखा करो कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, क्या दिया गया है, गिवन क्या है, उसके हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन अपने को आइडिया डेवलप करना है।
तो डेल्टा पी एक्स का वैल्यू मैं यहाँ से ये लिख दूँ एम डेल्टा वी एक्स, ठीक है। तो ये डेल्टा वी एक्स निकालो मैं यहाँ से, एच कट अपॉन 2 एम इधर आ जाएगा, ये डेल्टा एक्स आ गया। अब इस फॉर्मूले में तो सारी चीज़ें पता है मुझे, एच कट कॉन्स्टेंट है, एम इलेक्ट्रॉन का मास है, ये भी पता है, डेल्टा एक्स दिया है, सारी चीज़ें पता है, वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा वी एक्स आ जाएगा। अरे वेग में अनिश्चितता आ गया ना, तो एच कट पता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ एच कट कितना होता है 1.05 इंटू 10⁻⁻⁵, ये जूल सेकेंड। एम इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। डेल्टा एक्स गिवन है यहाँ पर कितना 0.1 नैनोमीटर, नैनो मतलब 10⁻⁹ मीटर। सबका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेग में अनिश्चितता आ जाएगी, मिनिमम अनसर्टेनिटी आएगी, न्यूनतम अनिश्चितता, क्योंकि या तो इसके बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा, तो इसको मिनिमम अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं, न्यूनतम अनिश्चितता भी बोलते हैं। मेन चीज जो है वो यहाँ तक कैलकुलेट करना, आगे तो वैल्यू पुट करना, आगे तो फिर 5वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है। आपको क्या है, आपको ये आइडिया डेवलप करना है कि अच्छा वेग में अनिश्चितता पूछा, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी पूछ लिया, इसका मतलब वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला तो नहीं होता, लेकिन स्थिति में दिया है, पोजीशन में अनिश्चितता दिया, तो स्थिति वाला का कौन सा फॉर्मूला होता है, पहले ये फॉर्मूला निकाल लो, डेल्टा पी एक्स पता चल जाए, उस हम वेग पता चल गया तो वेग में निकालने की कोशिश करो, मतलब सोचना किस तरीके से, अप्रोच कैसे करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वैल्यू पुट करना, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो करनी आनी चाहिए, बट अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को सीखना कैसे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वे में कर सकते हो। टाइम कितना बचा अपने पास, अभी एक न्यूमेरिकल और कर ले, अब टाइम है अपने पास में, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। चलो देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यदि आवृत्ति में अनिश्चितता, मान लो आवृत्ति में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी, आप खुद सवाल बना सकते हो, खुद ही लिख सकते हो। आवृत्ति में अनिश्चितता मान लो कुछ दी हुई है, कुछ कितनी गिवन है, मान लो अभी वैल्यू आया था, कुछ एक वैल्यू आया था, उसके हिसाब से भी आप मान सकते हो। मान लो मैं बोल दूं 8 किलोहर्ट्ज, ये आवृत्ति में अनिश्चितता है, फ्रीक्वेंसी में क्या है अनसर्टेनिटी, तो समय में अनिश्चितता बताओ, समय में अनिश्चितता बताओ। इफ अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी कितना है 8 किलोहर्ट्ज, देन फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी इन टाइम। तो देखो टाइम में अनिश्चितता पूछा, टाइम में अनसर्टेनिटी पूछा है, और मुझे किस में गिवन है, फ्रीक्वेंसी में। तो टाइम में अनिश्चितता पूछा तो सबसे पहले तो सवाल देखते हैं, आपको दिमाग में ये आ जाएगा, अच्छा अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन है, और अनसर्टेनिटी में टाइम के लिए अनिश्चितता पूछा, समय में अनसर्टेनिटी पूछा, इसका मतलब समय में अनसर्टेनिटी का एक फॉर्मूला होता है अपने पास में, वो ये होता है, अनसर्टेनिटी का एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, और वो ये होता है। अब इससे कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या, टाइम में दिया है मेरे को, सॉरी अभी टाइम में पूछा है मेरे को, मतलब मुझे डेल्टा टी निकालना है, कुल मिला के बात ऐसा है, मुझे तो डेल्टा टी निकालना है, टाइम में अनसर्टेनिटी। चलो अब डेल्टा टी निकालना है तो मुझे एच कट तो पता है, कांस्टेंट है, टू भी पता, डेल्टा ई निकालना पड़ेगा, मतलब एनर्जी में अनसर्टेनिटी पता होना चाहिए। अब एनर्जी में अनसर्टेनिटी पता होना चाहिए, तो मुझे दिया क्या गया है, ये देखो, मुझे तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति में अनिश्चितता दी हुई है, तो क्या एनर्जी आवृत्ति से रिलेटेड होती है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है, ये सोचो। अगर ये मिल गया जवाब तो फिर आप ये निकाल सकते हो। मैं ये सिखा रहा हूँ कि सोचना कैसे, अप्रोच कैसे करना है, यही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आना चाहिए। तो ये सीख लो कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करें। पहले ये कैलकुलेट करना था, जैसे ऐसे लिख दिया। अब जैसे फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में मैं रिलेट करता हूँ, तो मुझे ये पता है कि फ्रीक्वेंसी में अनिश्चितता, फ्रीक्वेंसी को मैं डेल्टा न्यू, इसकी अनिश्चितता हो गई, तो आवृत्ति में अनिश्चितता हो गई, ये आवृत्ति में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी में अनिश्चितता कितनी है, कितनी गिवन है, ये 8 किलो हर्ट्ज, और किलो का मतलब कैपिटल के का मतलब होता है 10⁻³ हर्ट्ज। ये हो गया ये वाली वैल्यू। अब मुझे तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है व्हाट, E = h न्यू। दोनों तरफ मैं अनिश्चितता ले लूँ, इधर भी डेल्टा ई कर दूँ, इधर डेल्टा न्यू कर दूँ, तो डेल्टा न्यू पता डेल्टा ई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब डेल्टा ई का वैल्यू मैं h डेल्टा न्यू यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो मेरे को फ्रॉम 1 and 2 देखो डेल्टा न्यू = ये देखो क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी मुझे निकालना है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी = आएगा >= डेल्टा ई का वैल्यू h डेल्टा न्यू। मतलब टाइम में जो अनिश्चितता आएगी, अनसर्टेनिटी, वो कम से कम इतनी होगी या ग्रेटर देन दिस, या इससे ज़्यादा होगी। तो न्यूनतम अनिश्चितता है समय में, मिनिमम अनसर्टेनिटी इन टाइम, ये इतनी होगी। आ गई बात समझ। तो अब ये बस वैल्यू रख दो, h कट का वैल्यू पता है, h का पता है, डेल्टा न्यू का पता है, h तो कट जाएगा यहाँ से, h से h। अरे कैलकुलेट कर सकते हो ना, तो आप सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो भैया, कुछ भी अलग नहीं है। डेल्टा न्यू का वैल्यू पता है, h का पता है, h कट का पता है, इसको तो अब सोल्व कर सकते हो। मेन जो फंडा है वो ये है, ये इतना लॉजिक सेट करना आना चाहिए आपको कि क्या पूछ रहा है, क्या गिवन है, ये इस तरीके से। तो कई बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है। ये जो 4 एप्लीकेशन हो गए अनिश्चितता सिद्धांत की, अनसर्टेनिटी थ्योरी के 4 तो एप्लीकेशन हो गए। पहले वो उसका डेफिनेशन वगैरह था, तो एग्जाम में जो पूछता है, या तो पूछता है एक तो डेफिनेशन तो पूछेगा अगर पूछता है तो, और उसके साथ में इनमें से एक एप्लीकेशन पूछ लेता है या न्यूमेरिकल दे देगा। एप्लीकेशन पूछ लेता है तो शुरू के 3 एप्लीकेशन थे ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये जो लास्ट वाला एप्लीकेशन था, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट सिलेबस में है। ठीक है, ये हो गया भैया, क्लियर।